हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। अब तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जैसे केवीएस की वैकेंसी आ गई है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और मैंने कहा था कि इसकी फुल डिटेल में मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तो आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है केवीएस 2022-2023 की वैकेंसी में। जैसे हमारा लास्ट जो प्रीवियस केवीएस की जो वैकेंसी आई थी 2017-18 में, उस टाइम में और अब के पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब देख लेते हैं। कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। तो वो सारा ओवरऑल जो है केवीएस मुश्किल होने वाला है कि इजी होने वाला है, उस सब पे चर्चा कर लेते हैं कि केवीएस ने क्या पिटारा खोला है आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स, केवीएस ने जैसे वैकेंसी निकाली है जो 2022 में आई है, लेकिन एग्ज़ाम आपका 2023 में होगा। अप्रैल मई तक ये एग्ज़ाम जाएगा। तो इसका जो फॉर्म फिलअप है स्टार्ट, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा 5 दिसंबर से। और इसका लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट, वो है आपका 26 दिसंबर। फ्रेंड्स, एग्जाम मोड होगा सीबीटी मोड। सीबीटी मोड मतलब ऑनलाइन मोड होगा। ये जैसे कि प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। केवीएस जो पहले एग्जाम लेता था वो ऑफलाइन पेपर पेन मोड में लेता था, लेकिन अब वो सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में लेगा। ये एक बड़ा चेंजेस है और ये एक न्यू चेंजेस है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी कि सीबीटी मोड में होगा तो पेपर टफ होगा, इजी होगा, क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए तो इजी रहेगा जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, जिनको कंप्यूटर पे वर्क करना आता है, या जो थोड़ा बहुत ही कंप्यूटर को जानते हैं, वो लोग इजी तरीके से पेपर कर लेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल आने वाली है जो गांव दूर दराज एरिया में रहते हैं और वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पहुंच से दूर होता है कंप्यूटर और उन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कैसे ऑन करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो ये एक नया चेंजेस है सीबीटी मोड। तो वैसे फ्रेंड्स, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जैसे हमारा केवीएस का होता भी था तो उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता था। 5 नंबर का एग्जाम में भी आता था कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे हमें कंप्यूटर नॉलेज किताबी होती है, अब हमें प्रैक्टिकली भी होनी चाहिए, क्योंकि हम सीबीटी मोड में एग्जाम देने जा रहे हैं। फिर है फ्रेंड्स टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स ये भी एक नया चेंजेस है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले आपका 150 मार्क्स का होता था एग्जाम, अब होगा 180 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स की बढ़ोतरी हो गई। तो जैसे जैसे आपका टोटल मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है, सेम वैसे टोटल टाइमिंग में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि ये भी पहले आपका ये 150 मार्क्स का होता था और 150 मिनट मिलता था, लेकिन अब 180 मार्क्स का होगा और 180 मिनट मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो ये एक नया चेंजेस है फ्रेंड्स। उसके बाद मार्किंग। फ्रेंड्स, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन उम्मीद किया जा रहा था कि इस बार में भी चेंजेस हो रहा है तो क्या नेगेटिव मार्किंग आएगा। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पुराना वाला ही रहेगा। उसके बाद पोस्ट, किस किस पोस्ट के लिए आई है, तो ये तो आप सबको पता होगा कि जो टोटल पोस्ट है वो 13,000 प्लस है, 13,404 है। तो इसको हम 13,000 प्लस बोलेंगे। और इसमें किस किस के लिए आई है, वैसे तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए है, लेकिन टीचिंग में जो है वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीआरटी म्यूजिक में भी है। उसके अलावा अदर नॉन टीचिंग में भी है, कमिश्नर्स की है, असिस्टेंट्स की है। तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ वाले उसके लिए केवीएस की वैकेंसी पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम टीचिंग में जो जो परिवर्तन है टीचिंग वैकेंसी में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ मेजर परिवर्तन हुआ है। जो पहला परिवर्तन है आपका चेंजेस है वो है सीबीटी मोड, जो कि पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होगा। सेकंड परिवर्तन है आपका मार्किंग का, कि पहले 180 मार्क्स का 150 मार्क्स का होता था, अब 180 मार्क्स का होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, सिलेबस भी चेंजेस हुआ है और भी कई सारे चेंजेस है, उस सब के बारे में भी देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, फीस में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। पहले हम 1000 रुपीज़ भरते थे, लेकिन अब हम 1500 रुपीज़ भरेंगे टीचिंग एग्जाम्स के लिए।
तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। 500 रुपये की आपकी बढ़ोतरी हो गई है फीस में। 4 साल बाद वैकेंसी आई है तो इतनी सरकार ने बढ़ा दी है आपकी फीस। अगर एक बच्चा 3 पोस्ट के लिए भर रहा है तो मतलब 1500। अगर किसी बच्चे ने बीएड किया है प्लस में उसने अगर दोनों लेवल का सीटेट क्लियर किया और उसके पास मास्टर भी है तो वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए भर सकता है, लेकिन उसको फीस देनी पड़ेगी तीनों का अलग अलग। मतलब 1500, 4500 रुपये उसको फीस भरनी पड़ेगी। तो फीस में इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। जो SC ST कैंडिडेट्स है उनका तो कम है, लेकिन बाकी जनरल और ओबीसी का इतना ही रहेगा। मीडियम फ्रेंड्स, ये बाइलिंगुअल एग्जाम होगा क्योंकि केवीएस जो है वो हमेशा बाइलिंगुअल लेता है। और फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा जैसे पहले भी होता था 85 का होता था, 85:15 का होता था, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा 7:30, मतलब 70% आपको रिटर्न एग्जाम का वेटेज दिया जाएगा और 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज दिया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक चेंजेस है। जो बच्चों को इंटरव्यू से डर लगता है कि इंटरव्यू हम कैसे क्रैक करेंगे, मैडम हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, क्या होगा, तो उनके लिए ये नया परिवर्तन देखने को मिला है। फ्रेंड्स डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा लैंग्वेज चेक नहीं करते। जिस लैंग्वेज में आप सहज महसूस करेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे, उसी में वो हमारा इंटरव्यू लेंगे। क्योंकि हम रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें रिटर्न और हमें उस चीज़ की नॉलेज तो है, हिंदी और इंग्लिश की हमें नॉलेज है, तभी हम क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हो सकता है कि हमारी इन्फ्लुएंसी नहीं होगी तो उसके लिए आपका ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, बस हमारा वो सब्जेक्ट नॉलेज, हमारा वो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन है 70:30 का। उसके बाद एज एलिजिबिलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को था कि कोविड के बाद एग्जाम हो रहा है, 4 साल बाद वैकेंसी आई है तो कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स रिलैक्सेशन अभी तक तो नहीं मिला है, आगे देखिए अगर मिल जाएगा मे बी, लेकिन अभी जो आपका क्राइटेरिया है एज का वो सेम है। 30 पीआरटी के लिए, 35 टीजीटी के लिए एंड 40 पीजीटी के लिए। अब फ्रेंड्स इसमें अगर कोई एससी है तो उसका, एसटी है तो उसका 5 इयर्स जुड़ जाएगा, मेल हो या फीमेल हो, और इसमें भी 5 जुड़ जाएगा और इसमें भी 5 जुड़ जाएगा। ये है एससी वाले या एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। एससी प्लस एसटी वालों के लिए। और अगर कोई ओबीसी है तो उसका 3 इयर्स जुड़ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। फ्रेंड्स अगर वुमेन है किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो एससी एसटी जनरल किसी भी कैटेगरी से हो, तो उनके लिए सीधा सीधा 10 इयर्स जुड़ जाएगा ऑल वुमेन के लिए, 10 ईयर प्लस हो जाएगा ऑल वुमेन के लिए। ये एक अच्छा केवीएस ने किया कि कम से कम वुमेन्स को तो रिलैक्सेशन दिया है सब में, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब में। तो फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल वुमेन है तो आप पीआरटी के लिए 40 और टीजीटी के लिए 45 और पीजीटी के लिए 50 इयर्स तक एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप मेल हैं और एससी एसटी से हैं तो 30 + 5 35, अगर ओबीसी हैं तो 30 + 3 33, और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 + 5 40, और अगर आप ओबीसी हैं तो 35 + 3 38। ऐसे ही सेम चलेगा। और फ्रेंड्स लोगों का ये डाउट था कि अभी जो हमारा अपेयरिंग है सीटेट 22 में जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्या उनको एलिजिबल करेंगे एग्जाम देने के लिए? तो अभी तक तो फ्रेंड्स उन्होंने ऐसा एलिजिबल नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि जिन्होंने 2021 में टेट क्लियर किया है, जिनके पास सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, वो ही लोग इसको एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि फिलहाल जो है वो फिलहाल 2022 वाले सीटेट वाले बाहर है केवीएस की वैकेंसी से। जो 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरा है और 2023 में एग्जाम देंगे वो फिलहाल के लिए बाहर है। अगर मे बी आगे अलाउ कर दे
तो वो अलग बात है। अभी इस पे कैंपेन चल रहा है, बहुत सारे ट्विटर वो चल रहा है, लेकिन देखिए अभी तक कुछ उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि 2022 वाले ये भर पाएंगे। उसके आगे फ्रेंड्स, जैसे ये बोला गया है कि जो अपेयरिंग वाले हैं, कई फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मैम मेरा बीएड सेकेंड ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, या फिर मैं लास्ट एमकॉम के मैं लास्ट उसमें हूँ, या एमए के पीजी के मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, या मेरा रिजल्ट वेटिंग है। तो जिसका रिजल्ट वेटिंग है 26 दिसंबर से पहले उसका रिजल्ट आउट हो जाता है, आ जाता है। क्लोजिंग डेट हमारा 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर से अगर पहले उसका रिजल्ट आउट हो जाता है तो वो फॉर्म भर पाएगा। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अपेयरिंग वाले फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं क्योंकि ये क्वालिफाई एग्जाम नहीं है, ये एक जॉब वाला एग्जाम है। इसमें आपको सब कुछ आपके पास होना चाहिए, सीटेट का सर्टिफिकेट्स। जब आप फॉर्म भरने बैठ रहे हैं तो आपके हाथ में सीटेट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट्स, पीजी का सर्टिफिकेट्स, जिसके बेस पे आप फॉर्म भरने के लिए बैठ रहे हैं वो आपके हाथ में होना चाहिए। अगर किसी का रिजल्ट वेटिंग है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। उसके बाद कई फ्रेंड्स का ये डाउट था कि हमारा मतलब 29 साल 11 महीने चल रहा है, या 29 साल 11 महीने 15 दिन चल रहा है, तो क्या मैं भर पाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका 26 दिसंबर तक में जब आप फॉर्म भरने बैठ रहे हैं उस दिन तक में अगर आपका 11 महीने 20 दिन भी चल रहा है, 25 दिन भी चल रहा है, अगर 30 साल में अगर आपका एक दिन भी कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 30 ईयर में एक दिन भी आपका कम है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बस ये है कि 30 प्लस नहीं होना चाहिए। 30 ईयर्स होने में अगर आपका एक भी दिन कम है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन 30 प्लस नहीं होना चाहिए उन लोगों के लिए जो मेल है और किसी कैटेगरी से नहीं है। अगर किसी कैटेगरी से हैं, जैसे जनरल है, एससी एसटी या ओबीसी है, तो उनको तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन जो जनरल मेल है और पीआरटी के लिए भरना चाहते हैं, अगर उनका 30 प्लस हो जाता है तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो फिर टीजीटी के लिए भर सकते हैं, पीजीटी के लिए भर सकते हैं, लेकिन पीआरटी के लिए नहीं भर सकते हैं। तो ये एक एज का बहुत बड़ा पंगा था कि जिन लोगों का 4 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि 18 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। और जो लोग तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए 18 में जो चूके होंगे, जो 26 के होंगे, आज वो तैयारी करके बैठे होंगे, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज जब वैकेंसी आई है तो उनका 30 साल हो चुका है, वो अपना एज लैप्स कर चुके हैं, तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए कि जैसे ड्यूरिंग कोविड के दौरान जो वैकेंसी नहीं आई है, इसकी वजह से जिन लोगों का एज लैप्स हो गया उनको कम से कम 2 से 4 ईयर का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जिससे कम से कम इस साल वो भर पाए। नेक्स्ट ईयर से जैसा प्रोसेस चल रहा है तो वैसे ही चलेगा। बट अभी इसके लिए ऑफिशियली नहीं आया है, अभी इसके लिए बहुत सारे कैंपेन चल रहा है, तो देखिए मे बी आपका हो जाए। लेकिन अभी जो प्रोसेस है एज एलिजिबिलिटी में वो यही है कि पीआरटी के लिए 30 है, पीजीटी के लिए 35 है और पीजीटी के लिए 40 है। और फिलहाल सीटेट 22 में जो एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है और 23 में एग्जाम होगा, वो लोग अभी बाहर है। क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था और उस टाइम पे जैसे उन्होंने अलाउ कर दिया था कि जो सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं वो अपेयरिंग बेस पे भर सकते हैं, बस उनका रिजल्ट आने से पहले उनका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। बट इस बार इन्होंने ये चीज़ें नहीं रखी है, ये कंडीशंस नहीं रखी है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको मैंने बताया कि फीस में बढ़ोतरी हुई है, 500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, 1500 रुपये आपका फीस हो गया है। ये हो गया टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए से कम है, बट टीचिंग के लिए 1500 है। मीडियम आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे सीटेट में होता है कि आप बाइलिंगुअल होते हैं, बट आप जो लैंग्वेज चुनते हैं उसी लैंग्वेज में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, बाइलिंगुअल एग्जाम आएगा, मतलब स्क्रीन पे आपके हिंदी में भी मोड में एग्जाम रहेगा, इंग्लिश मोड में भी रहेगा। अगर आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में उसको चेक कर सकते हैं, और इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में देख सकते हैं। तो ये दोनों मोड में रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स पहले 85 और 15 का होता था, अब 70-30 का होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, ये एक नया चेंजेस है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद भी आप एज क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद अब हम क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या कौन कौन भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशंस डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस में कौन कौन एलिजिबल है। तो पीआरटी में जो स्टूडेंट्स अपीयर होना चाहते हैं, जो पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स होना चाहिए ये हम डिटेल में देख लेते हैं। उनके पास 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ,
प्लस में टीचिंग का डिप्लोमा, यहाँ पे मैंने डिप्लोमा का नाम नहीं लिखा, टीचिंग डिप्लोमा में बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका DLED हो गया, BEd हो गया, डिग्री हो गया, या फिर उसके समकक्ष दूसरा होता है जैसे आपका JBT, डाइट, जो भी 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का, और प्लस में आपका सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप 12th के बेस पे कर रहे हैं तो 12th के बाद आपका DLED 4 साल का होगा तो भी चलेगा, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आप BEd कर रहे हैं तो BEd आप जैसे बात ग्रेजुएशन के बेस पे करेंगे तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स, और प्लस में आपके टीचिंग जो है टीचिंग BEd की डिग्री प्लस में सीटेट लेवल 1 हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट की ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं होता, वो PG के बेस पे करता है तो उसके PG में 50% मार्क्स प्लस में सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। फिर TGT ग्रेजुएशन, TGT के लिए जब हम करते हैं तो BEd हम मांगते हैं, तो BEd हमेशा ग्रेजुएशन के बेस पर होता है, तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर करता है, कई स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी रहती है कि मैडम मेरे ग्रेजुएशन में 47-45% है लेकिन मेरे PG में इतने हैं और मेरे इसमें इतने हैं, तो क्या मैं भर सकता हूँ? मेन है कि आपने BEd किसके बेस पे किया है। BEd आपने अगर PG के बेस पे किया, उसमें 50% मार्क्स आता है तो आपका सीटेट लेवल 2 क्लियर है, तो हाँ आप भर सकते हैं। उसके बाद PGT में आपका कंसल्ट सब्जेक्ट है, कंसल्ट सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, अगर आप मान लीजिए हिंदी के लिए भरना चाहते हैं PGT हिंदी, तो आपका MA होना चाहिए हिंदी में। अगर आप मान लीजिए कॉमर्स के लिए भर रहे हैं तो आपका मास्टर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए साइंस के लिए भर रहे हैं तो MSc होना चाहिए। जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट जिसके लिए आप भर रहे हैं उसमें आपका मास्टर्स हो, MA, MCOM या MSc होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसमें CTT की कोई बाध्यता नहीं है, इसमें CTT की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, CTT की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास CTT नहीं है और अगर आपके पास BEd प्लस में, हाँ लेकिन इसमें BEd की बाध्यता है, BEd आपका होना चाहिए। अगर आपके पास BEd और मास्टर्स है, चाहे MA, MSc, MCOM कुछ भी है 50% मार्क्स के साथ, तो आप PGT अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशंस की बात हो गई, क्वालिफिकेशंस वही सेम है जो प्रीवियस ईयर में था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक अभी चल रहा है कि जिन्होंने NIOS से DLED किए हैं उन लोगों को अभी एलिजिबल नहीं किया है, उसके ऊपर अभी कोर्ट में बात चल रही है, तो देखिए वो एलिजिबल है नहीं है इसके लिए अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिन्होंने DLED NIOS से किया है उनकी अभी PRT में अभी एंट्री बंद है, उनके लिए अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशंस नहीं आया है, तो वो अभी नहीं भर पाएंगे। बाकी चीज़ें सेम वही है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका सिलेबस चेंज हुआ है, ये एक आपके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इसका सिलेबस जो था पहले क्या था, पहले आपका सब सब्जेक्ट्स पूछा जाता था, उसकी एक क्राइटेरिया बनी हुई थी कि 10 नंबर की हिंदी जो जनरल पेपर होता था उसमें 10 नंबर की हिंदी 10 नंबर की इंग्लिश क्वालिफाई होता था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में 10 नंबर की हिंदी 10 नंबर की इंग्लिश पूछा जाता था। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब क्या किया गया है, जो नया सिलेबस आया है वो NEP 2020 के बेस पर आया है। इसमें CDP की मार्किंग बढ़ा दी गई है और आपका सोशल साइंस प्लस में साइंस खत्म कर दिया गया है, तो सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस आया है। वो चेंजेस के साथ मैं आपको एक नई वीडियो मिलूंगी कि वो उसमें क्या क्या चेंजेस है, कितने कितने मार्क्स की किस में कटिंग हुई है और कितने मार्क्स की कौन से सब्जेक्ट में बढ़ोतरी हुई है, जनरल पेपर क्या है और सब्जेक्ट पेपर क्या है। जैसे आपका पहले TGT में क्या होता था, सब्जेक्ट पेपर होता ही नहीं था, सिर्फ जनरल पेपर के बेस पर ही TGT में सिलेक्शन होता था और इंटरव्यू के बेस पर अब क्या कर दिया कि अब जनरल पेपर है प्लस में 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पेपर भी होगा, तो इसमें एक चेंजेस हो गया है। PRT में आपको सोशल साइंस और साइंस हटा दिया गया है, CDP की मार्किंग बढ़ा दी गई है और हिंदी इंग्लिश की मार्किंग बढ़ा दी है। तो इस सब के ऊपर मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कंप्लीट सिलेबस चेंज के ऊपर रहेगा कि क्या क्या आपका सिलेबस चेंज हुआ है और ये किन बच्चों के लिए अच्छा है, किन बच्चों के लिए थोड़ा ख़राब है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये हमारे लिए PRT ईजी होने वाला है या टफ होने वाला है, इस सब के बारे में आपको नई वीडियो में दूसरे वीडियो में पूरे डिटेल से लाऊंगी। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, जिसमें बच्चे फंसते हैं कि हम अपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या है नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मेरे टेलीग्राम को फॉलो करिए या फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछे, मेरे को अगर उसका आंसर्स पता होगा और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसका सर्च करके भी आपको आंसर ज़रूर बताऊँ। तो इसका आपको मैंने ऑफिशियली जितने इसकी जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो पूरा KVS की साइट से दी है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें दी है वो पूरी सही है।
कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं है। तो आप उसको पूरे अच्छे से फॉलो करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिन लोगों को भी केवीएस वैकेंसी के बारे में डाउट है कि क्या है, नहीं है, कैसे एलिजिबल है, नहीं है, कब डेट है, क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको पूरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, गुड नाइट।